2023 का वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 40वां, 41वां, 42वां, 43वां? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। 40 स्थान दिया गया है, 40वां स्थान दिया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग प्रकाशित की हुई है। 2023 में प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में देखा जाए तो भारत का जो स्थान है यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे देख पा रहे हैं 40 स्थान है, यहाँ पे 40वां रैंक है। वहीं 2022 की बात करें तो यहाँ पे 37 रैंक था, जिसमें 2023 में देखा जाए तो रैंक में यहाँ पे गिरावट जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। माना जाता है कि 64 देशों की सूची में 64 देशों की सूची में अगर हम लोग टॉप शीर्ष 3 देशों की बात करें तो नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा डेनमार्क, उसके बाद हो जाएगा आयरलैंड और थर्ड नंबर पे है यहाँ पे स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान जैसे आप लोग देख पा रहे हैं 3 स्थान गिरकर 40वें स्थान पर आ गया है। लेकिन अगर 2019 और 21 के बीच का अगर कंपैरिजन किया जाए तो अभी भी भारत बेहतर स्थिति में है। और जब यह लगातार 3 वर्षों तक देखा जाए तो 43वें स्थान पे था, जो अब अभी भी 40 स्थान पे है। फिसला जरूर है 3 अंक, लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि भारत की स्थिति यहाँ पे अच्छी है। हाल ही में किस शहर के पास 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियाँ मिली हुई है? जयपुर, हैदराबाद, कानपुर, गया? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, हैदराबाद में। हैदराबाद के बाहरी इलाका एक गांव है जिस गांव का नाम है एनिके पल्ली गांव में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और शिलालेखों वाले 2 वर्गाकार स्तंभ यहां पे पाए गए हैं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, 2 जो स्तंभ है, एक ग्रेनाइट का और दूसरा यहां पे काला जो बेसाल्ट कह सकते हैं चट्टान, उसी का यहां पे बना हुआ है। इसमें 4 जैन तीर्थंकर जैसे कि कुछ नाम है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आदिनाथ के साथ साथ नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे वर्धमान महावीर। ये जो बेसाल्ट चट्टान है देख पा रहे हैं, 1 2 इधर भी बना होगा और पीछे भी बना होगा। तो इन 4 जो जैन तीर्थंकरों का यहाँ पे मूर्तियाँ देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें पूरी तरीके से ध्यान मुद्रा में स्तंभों को शीर्ष पर कीर्ति मुखों से, जैसे आप देख पा रहे हैं, कीर्ति मुखों से सजाया गया है और दोनों स्लैबों पर तेलुगु कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। उस अभ्यास का नाम बताइए जो 16 से 23 जून तक एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय वायु सेना द्वारा किया गया है। डेजर्ट नाइट, रण विजय, वायु शक्ति, अभिया इंद्र? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, रण विजय। भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास आयोजित किया, जहां एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए SU-30 सहित लड़ाकू विमानों द्वारा दिन और रात में ऑपरेशन किया गया। रण विजय अभ्यास जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, 16 से 23 जून तक यूबी हिल्स, इसको अब हिल्स भी बोला जाता है, आपको धारवाड़ के क्षेत्रों में मिल जाएगी, और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का इष्टतम दोहन करने के लिए एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह अभ्यास देखा जाए तो प्रयागराज में कमान मुख्यालय के विभिन्न हवाई अड्डे से आयोजित किया गया था। नंदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नंदी पोर्टल विकसित किया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नंदी का फुल फॉर्म नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन है, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 यहाँ पे दोनों। केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, बार बार पूछा जाता है, पुरुषोत्तम रूपाला ने नंदी का शुभारंभ किया हुआ था। 26 जून को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा नंदी, जैसे कि मैं बता चुका हूं, नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन, इसी का यहाँ पे शुभारंभ किया गया था।
नंदी पोर्टल भारत में कह सकते हैं कि एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है। यह नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने में मदद करेगा। इसका जो प्राथमिक जो लक्ष्य है पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और अनिवार्यता का आकलन और जांच करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह भारत को पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में मदद करेगा। देख पा रहे हैं नंदी पोर्टल फॉर एनओसी अप्रूवल। राजनेता हरद्वार दुबे का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा में संसद सदस्य थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, उत्तर प्रदेश। राजनेता हरद्वार दुबे का हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं जन्म हुआ था इनका 1 जुलाई 1949 को और मृत्यु हुई है 25 जून 2023 को। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। वह उत्तर प्रदेश के राज्यसभा से, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सांसद थे। आगरा छावनी से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। वह मूल रूप से देखा जाए तो बलिया के रहने वाले थे। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा स्थापित पुरस्कार के लिए चुने गए डॉक्टर का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डॉक्टर एस प्रसाद, डॉक्टर के वेणुगोपाल, डॉक्टर पी सिंह, डॉक्टर जे नाम्बियार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, डॉक्टर के वेणुगोपाल। डॉक्टर के वेणुगोपाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें सामुदायिक श्रेणी के तहत पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें डॉक्टर पुरस्कार की, तो भारत में स्वास्थ्य सेवा उद्योग में पश्चिम बंगाल के ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्हीं के योगदानों को याद करने के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राय का जन्म की बात करें हम लोग तो 1 जुलाई 1882 को हुआ था। वही इनकी मृत्यु यहाँ पे हुई थी 1 जुलाई 1962 को। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना ये संयोगी कह सकते हैं कि 1 ही जुलाई के दिन इनका जन्म हुआ था और 1 ही जुलाई के दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी। डॉक्टर राय को 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय। असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किसके बीच यहाँ पे किया जाएगा? नुमालीगढ़ गोहपुर है, जोरहाट तेजपुर, तिनसुकिया डिब्रूगढ़, धुबरी तेजपुर। ये 2 क्षेत्र है कनेक्टिंग करने के लिए यहाँ पे आपको बताना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, नुमालीगढ़ गोहपुर को। असम की पहली पानी के नीचे सुरंग यहाँ पे देखा जाए तो 6000 करोड़ रुपए की लागत से ब्रह्मपुत्र नदी में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच यहाँ पे बनाई जाएगी। देख पा रहे हैं यहाँ पे असम फर्स्ट अंडर वाटर टनल टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन नुमालीगढ़ एंड यहाँ पे गोहपुर। रेल और वाहन दोनों पानी के नीचे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेल और वाहन दोनों पानी के नीचे सुरंग से गुजरेंगे। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तटों को जोड़ेगा और परिवहन बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा। सुरंग व्यापार और वाणिज्य के अवसरों को बढ़ावा देगा और राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। कौन सा राज्य नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन करेगा? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार कह सकते हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारकोटिक्स एक्ट
नारकोटिक्स एक्ट को और अधिक सख्त बनाने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग पुनर्वास केंद्रों से उभरने वाले व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 26 जून को दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बहुत सारा दिवस है, देखिए ध्यान में रख के चलना ही होगा। पिछले 10 वर्षों में पासपोर्ट सरेंडर करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पंजाब, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, गोवा। पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो 16 लाख भारतीयों ने नागरिकता और 70,000 भारतीयों ने पासपोर्ट यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पासपोर्ट छोड़ने के पीछे का जो रीज़न है कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो वे जाके दूसरे देशों में बस जा रहे हैं पूरी तरीके से। एक सबसे बड़ी समस्या है ये भी है, ठीक है। सरेंडर किए गए इन पासपोर्टों में से 90% से अधिक पासपोर्ट देखा जाए तो सिर्फ 8 राज्यों से है, जैसे कि इसमें यहाँ पे गोवा है। ध्यान से देखते चलिए, गोवा के साथ यहाँ पे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और चंडीगढ़। तो देख रहे हैं जो भी यहाँ पे राज्य हैं सब यहाँ पे रिच स्टेट ही है। यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कोई बिहार से जाके माइग्रेट हो रहा है, बिहार से जाके, ठीक है, भारत की नागरिकता को छोड़ रहा है, कोई यूपी से जाके छोड़ रहा है। बड़े संख्या में देखेंगे तो जो भी रिच स्टेट है यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं, पासपोर्ट को भी ये पूरी तरीके से सरेंडर कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कुल सरेंडर किए गए पासपोर्ट में से देखा जाए तो 40% से अधिक यहाँ पे कहाँ के थे? गोवा के थे। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर था यहाँ पे 40%। लेकिन वहीं अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट सरेंडर करने वालों की सूची में पंजाब दूसरे नंबर पे है। निम्नलिखित में से किसके साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारतीय कृषि पारिस्थितिक तंत्र के लिए भू-स्थानिक समाधान विकसित करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, पिक्सेल स्पेस इंडिया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, पिक्सेल स्पेस इंडिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 26 जून 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित। ये 2013 थोड़ा इसे सुधार करने की ज़रूरत है, 2023 हो जाएगा ये, ठीक है। समझौता यहाँ पे किया हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, महालनोबिस, ठीक है, आपको याद होगा महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के निदेशक जो है यहाँ पे श्री CS मूर्ति ने भारत सरकार की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। परियोजना का फोकस एनालिटिक्स मॉडल विकसित करने के लिए पिक्सेल के पथ खोजक उपग्रहों से नमूना हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा का लाभ उठाने पर है। ये माप फसलों और मिट्टी के, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये माप फसलों और मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी और आकलन करने के लिए अद्वितीय सूचकांक प्रदान करता है। यह एक उभरती हुई तकनीक है। हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा का उपयोग करके क्लोरोफिल और फसलों के बीच नमी की स्थिति में परिवर्तन का पता लगाकर फसल स्वास्थ्य की निगरानी यहाँ से की जा सकती है। इससे क्या होगा तो किसानों के लिए देखिए फसल जोखिम प्रबंधन समाधान खोजने में पूरी तरीके से फायदेमंद साबित होगा। DBS बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज मित्तल, मिथिलेश कुमार, अजय वर्मा, रजत वर्मा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, रजत वर्मा। यहाँ पे देख पा रहे हैं रजत वर्मा DBS बैंक के नए प्रबंधक निदेशक होंगे। वह नीरज मित्तल की जगह लेंगे और नीरज मित्तल को यहाँ पे कंट्री हेड
कंट्री हेड यहाँ पे बनाया गया है। यह भारत में डीबीएस बैंक के लिए संस्थागत बैंकिंग फ्रेंचाइजी के विकास का नेतृत्व करेंगे। रजत की जो नियुक्ति है यहाँ पे, रजत वर्मा की जो नियुक्ति है यहाँ पे, इससे क्या होगा तो नेतृत्व टीम और बढ़ते संस्थागत बैंकिंग व्यवसाय की प्रतिबद्धता मजबूत होगी। रजत के नेतृत्व में बैंक अपने डिजिटलीकरण और अभियान को मजबूत करने का भी यहाँ पे लक्ष्य रखेगा। इन्फोसिस ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए डास्के बैंक के साथ डैश डैश के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे मूल्य पूछा जा रहा है, कितने मूल्य का हस्ताक्षर यहाँ पे किया गया है। $351 मिलियन है यहाँ पे, $454 मिलियन, $550 मिलियन, $625 मिलियन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, $454 मिलियन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यही है इन्फोसिस और दूसरा है यहाँ पे डास्के बैंक। ध्यान रखिएगा, डास्के बैंक, ठीक है। 26 जून को भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा फर्म इन्फोसिस ने ऋणदाता, ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस ने ऋणदाता के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए डेनमार्क स्थित डास्के बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। इस सौदे का मूल्य देखा जाए तो 5 वर्षों के लिए, 5 ईयर के लिए यहाँ पे $454 मिलियन है। यह डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेशकों द्वारा समर्थित है, जिसमें ग्राहक कह सकते हैं कि सामने वाले डिजिटल समाधानों को और विकसित करने और बेहतर ग्राहक अनुभव को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की योजनाएं शामिल है। सौदे के एक हिस्से के रूप में देखा जाए तो इन्फोसिस यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 16.3 करोड़ रुपए में बेंगलुरु में डास्के बैंक के आईटी केंद्र का भी अधिग्रहण करेगी। कितने में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 16.3 करोड़ में। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है। इसके अलावा JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भारत की तरफ से ध्यान रखिएगा ISC जो बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ISC बेंगलोर ने 48वीं यहाँ पे रैंक यहाँ पे हासिल की हुई है। वहीं अगर मैसूर के JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने 68वीं रैंक यहाँ पे हासिल की हुई है तथा भारत में शैक्षणिक संस्थानों की दूसरी सबसे ऊंची रैंक भी हासिल की हुई है यहाँ पे JSS ने। कुल मिला के देखा जाए तो एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग के शीर्ष यहाँ पे 200 में भारत के कुल यहाँ पे 18 विश्वविद्यालय हैं। और अब जैसा हमने देखा अभी कि एक भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 50 में है जिसका नाम है यहाँ पे ISC बेंगलोर। इसके अलावा चार यहाँ पे हो जाएगा अंडर यहाँ पे 100 में हो जाएगा। पहला स्थान पूछा जा सकता है, पहले स्थान पर चीन की सिंधुआ यूनिवर्सिटी देखा जाए तो लगातार चौथे साल अपना पहला रैंक स्थान बरकरार रखा हुआ है। वहीं यहाँ पे देखा जाए चीन विश्वविद्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय ने भी लगातार, ठीक है, चौथे वर्ष सेकेंड स्थान बरकरार रखा हुआ है। नाम क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेकिंग विश्वविद्यालय। और पहला कौन है, सिंधुआ, दूसरा कौन है, पेकिंग विश्वविद्यालय। भारत में क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, असम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, त्रिपुरा। अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस हर साल देखा जाए तो 27 जून को मनाया जाता है। भारत में अनानास का उत्पादन देखा जाए तो मुख्यतः जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, बिल्कुल आपको बांग्लादेश के किनारे त्रिपुरा में देखने के लिए मिल जाएगा। क्वीन अनानास देखा जाए तो अनानास की सबसे बेहतरीन किस्मों में से एक होता है। क्वीन अनानास त्रिपुरा का राज्य फल भी है,
इसके अलावा देखा जाए तो कोस्टारिका का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। कोस्टारिका दुनिया का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक देश है। इंडोनेशिया और फिलीपींस दुनिया के अन्य शीर्ष अनानास उत्पादक क्षेत्र हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 की जनवरी मार्च तिमाही में भारत का चालू खाता घटकर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया? 0.2, 0.4, 0.5, 0.8%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, 0.2%। वित्त वर्ष 2022-23 की जनवरी मार्च तिमाही में भारत का चालू खाता घटकर कितना हो गया था? 1.3 बिलियन डॉलर। देखा जाए तो जीडीपी का लगभग 0.2% हो गया था। व्यापार घाटे में कमी और सेवा निर्यात में वृद्धि के कारण चालू घाटा, जिसको करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बोला जाता है, उसी की वजह से यहाँ पे गिरावट आई हुई थी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए चालू खाता शेष में सकल घरेलू उत्पाद का 2% घाटा यहाँ पे दर्ज किया गया था। सीजेआई डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी? पंजतीर्थी, पटनीटॉप, रायका, सनासर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, रायका। ध्यान रखिएगा, रायका। सीजेआई डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी हुई है। यह परिसर देखा जाए तो जम्मू शहर के बाहरी इलाके में रायका क्षेत्र में स्थित है। इस परिसर की जो लागत होगी 800 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। इसे कम से कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। यह परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगी। इसकी संकल्पना एक स्वनिहित एकीकृत परिसर के रूप में की गई है। इसमें देखा जाए तो 35 कोर्ट रूम होगा। इसमें भविष्य में विस्तार के लिए जगह के साथ देखा जाए तो 1000 वकीलों के लिए चैम्बर भी होंगे। ओडिशा सरकार ने किसके साथ मिलकर ओडिशा गुणवत्ता संकल्प लॉन्च किया? QCI, फिक्की है, EEPC, ऊपर के सभी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, QCI। ओडिशा सरकार ने QCI के सहयोग से ओडिशा गुणवत्ता संकल्प लॉन्च किया। इसका उद्घाटन देखा जाए तो ओडिशा के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्य सचिव है यहाँ पे, श्री प्रदीप कुमार जैना ने किया हुआ है। इसका जो उद्देश्य है देखिए, उड़ीसा राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता को बढ़ावा देना और उसकी प्राथमिकता को बढ़ावा देना। यह गुणवत्तापूर्ण इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा और जो उड़ीसा की प्रगति और सशक्तिकरण में योगदान देगा। यह उड़ीसा में गुणवत्ता का माहौल बनाने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, चिकित्सकों और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को भी ये बढ़ावा देगा। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी। आधार कितने अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है? ये तो सबको पता होना चाहिए। 14 है, 16 है, 12 है, 18 है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 12 अंक। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं टोटल अंक कितना है, यहाँ पे 12 अंक है। तो सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको यहाँ पे माइटी भी बोला जाता है, माइटी ने इस मामले को लेकर एक गजट अधिसूचना जारी की हुई है। इसने भारत के लिए रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए पहचान विवरण को प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति दी हुई है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत रजिस्ट्रार को आधार के सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा ये सही है? चैंपियन पोर्टल्स 1 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। 1 जून 2022 को लॉन्च किया गया था।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 जून 2022 नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि 1 जून यहाँ पे हो जाएगा 2020 को यह लॉन्च किया गया था। पहला गलत है। यह एमएसएमई के लिए शिकायत निवारण और सूचना प्रसार के लिए आईसीटी आधारित प्रणाली है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे बी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। एमएसएमई दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा चैंपियंस 2.0 जो पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो यह सूक्ष्म, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, सब यहाँ पे लगा हुआ है इमेज। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिक समावेशी और उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। अभी देखा जाए इस ऐप में तो लगभग इसमें 11 भाषाओं में 11 लैंग्वेज में वह उपलब्ध होगा और उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में फीडबैक सुविधा भी प्रदान करेगा। एमएसएमई के लिए शिकायत निवारण और सूचना प्रसार के लिए आईसीटी आधारित प्रणाली के रूप में चैंपियंस पोर्टल 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018, 2020, 2015, 2016। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 2016। स्वच्छ सर्वेक्षण का 18वां संस्करण यहाँ पे शुरू हुआ, देख पा रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो जैसे मेरी शहर मेरी पहचान दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। 1 जुलाई 2023 से लगभग 3000 मूल्यांकनकर्ता फील्ड असेसमेंट में यहाँ पे भाग लेंगे। मूल्यांकनकर्ता 46 संकेतकों पर यहाँ पे देखा जाए तो 4500 शहरों के प्रदर्शन का अध्ययन करेंगे। इस वर्ष के मूल्यांकन में देखा जाए तो 10 करोड़ नागरिकों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वेक्षण, ठीक है, जैसा कि इसकी जो शुरुआत की गई थी स्वच्छ सर्वेक्षण, देख पा रहे हैं काफ़ी पुरानी इमेज है। 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत इसे शुरू किया गया था। इसका देखिए जो मुख्य जो उद्देश्य है, शहरों को फास्ट ट्रैक प्रतिस्पर्धी तरीके से सतत स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है।